मामला क्या है कि ए ने बी को उधार रकम दी, उसने उधार रकम के इवज चेक दिए और वो चेक डिसऑनर हो गए। वो बंदा पाकिस्तान भाग के आ गया। अब वो शख्स जब आया तो उसकी जो थी मेंटल सिचुएशन, वो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को टेकअप करेंगे, FIA आग लगा देगी। लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। रिसेंटली एक मामला आया मेरे पास, उसमें एक शख्स ने दूसरे शख्स को, जो दोनों बैरून मुल्क थे, एक शख्स ने ए ने बी को 1.25 लाख रियाल उधार दे दिए 2 माह के लिए। वो शख्स बाद में मुकर गया। उसने उसके इवज बाद में 2 माह बाद उसको चेक्स दे दिए उसी मालियत के। उसने वो चेक्स जमा कराए, वो डिसऑनर हो गए। डिसऑनर होने के बाद वो उसके पीछे रहा, लेकिन वो करता 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 उसने 2-4 बंदों औरों के साथ फ्रॉड किया। वो फ्रॉड करके पाकिस्तान आ गया। अब उस शख्स ने उस कोर्ट में दावा दायर किया, सऊदीया की कोर्ट में, उस मुल्क की कोर्ट में दावा दायर किया कि मेरे साथ ये हो गया है। उन्होंने बी को तलब किया, बी नहीं आया। उन्होंने दोबारा बी को तलब किया, नहीं आया। ए का ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो गया कि मेरा 40-50 लाख रुपया खा के चला गया, मैं कहाँ जाऊं। वो चला गया पाकिस्तान एम्बेसी। पाकिस्तान एम्बेसी में बताया कि जनाब मेरे साथ ये हो गया। पाकिस्तान एम्बेसी ने एक लेटर लिख के दे दिया कि जनाब ये लेटर है हमारा, आप जाएं FIA से जो है ना ये कर लें सिलसिला कार। वो शख्स इतना क्यूरियोसिटिक था, इतना परेशान था कि उसने उस अदालत की प्रोसीडिंग्स को मुकम्मल नहीं होने दिया। वो बाकायदा पैसा खर्च के टिकट लेके पाकिस्तान आ गया। उसने FIA को भी लिख दी दरख्वास्त, उसी लेटर, कवरिंग लेटर बना के एम्बेसी का। उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिख दी। उसने हर अदारे को, उसने जो है ना फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी हर अदारे को उसने वो दरखास्तें दे दी। अब वो आया मेरे पास। मैंने जब उसका मामला सुना तो मैंने कहा भाई आप सुकून के साथ बैठे, उसके बाद मेरी बात गौर से सुने। आपका 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो बंदा आपके पैसे मार के आ गया। ये एक मुसलमा हकीकत है, ये आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जिसने मारे हैं वो जानते हैं। अब मामला क्या है कि ए ने बी को उधार रकम दी, उसने उधार रकम के इवज चेक दिए और वो चेक डिसऑनर हो गए। वो बंदा पाकिस्तान भाग के आ गया। अब वो शख्स जब आया तो उसकी जो थी मेंटल सिचुएशन, वो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को टेकअप करेंगे, FIA आग लगा देगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। भाई बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ है कि एक बंदे को तुमने उधार पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए। क्या FIA के जुरिस्डिक्शन में ये मामला आता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। क्या ये मामला
पाकिस्तान की किसी अदालत के इख्तियार समात में आता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। आपके पास फोरम सऊदीया में ही है। आपको अगर पाकिस्तान एम्बेसी ने कोई लेटर लिख के दे दिया है, वो लेटर एक रद्दी की टोकरी को तो भर सकता है, आपके ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं कर सकता। हां, एक वजह हो सकती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका सुओ मोटो लें कि जी एक ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एक बंदा फ्रॉड करके भाग के इधर आ गया है, उसको पकड़ो, उसकी प्रॉपर्टीज बिकवाओ, उसको पैसे वापस दिलवाओ। इन किताबों के मुताबिक वो अंडर दी लॉ तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर इन किताबों की बाबत आप जाएं जो कवानीन राइज है इस पाकिस्तान में, तो उसके मुताबिक आपके ग्रीवेंस की रिड्रेसल जो है वो सऊदीया में ही है। मैंने उन साहब से कहा कि आप वापस सऊदीया जाएं, वापस सऊदीया जाने के बाद आप अपने उस केस को परसू करें जो आपने फाइल किया हुआ है, उसकी एक कंक्लूसिव जो है ना जजमेंट लें। वो कंक्लूसिव जजमेंट लेके आप पाकिस्तान आए। उस जजमेंट की बुनियाद पे अब वो कंक्लूसिव जजमेंट क्या होनी चाहिए, उसमें आप अपने वकील साहब को उधर जो आपके हैं उनको आपने क्या असिस्ट करना है कि किन किन पॉइंट्स पे आपको वो जजमेंट मिलनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ कि उस बंदे को मुसलसल बुलवाया जा रहा है, वो नहीं आ रहा। पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान का एड्रेस दिया है, वो नहीं आ रहा। जानबूझ के वो अवॉइड कर रहा है, उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपकी तमाम एविडेंस को वो अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाए कोर्ट, कि आपने ये पैसे दिए, आपको इन पैसों के एवज ये चेक दिए गए, ये अदालत को पेश किए गए, ये चेक डिसऑनर हो गए, मेरी ये रकम उसके ऊपर वाजिबुल अदा है, मेरे पास ये एविडेंस मौजूद है देने की भी पैसे, और पैसों वापस करने के लिए उसका चेक देना, ये उस जजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद जजमेंट का हिस्सा होना चाहिए कि इसको सारा पेरूज किया गया है, इसका मौकफ दुरुस्त साबित होता है, इसका मौकफ दुरुस्त साबित होता है। फिर वो जजमेंट दें और उस जजमेंट की आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के एम्बेसी से टेस्ट करवा के, वहाँ के नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा के आप वो पाकिस्तान में लेके आए। पाकिस्तान में उसकी बुनियाद पे जहाँ पे मुद्दा अला रहता है वहाँ पे उसका दावा दायर होगा, फिर वो दावा जो है वो डिग्री होगा। अब आपको मैंने बता दिया जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। अब दूसरी बात जो अहम है, आपने पे वकील साहब से कहना है कि जिस कोर्ट में मैंने दावा दायर किया है वो जुरिस्डिक्शन में भी आता है कि नहीं, क्या उस अदालत को जुरिस्डिक्शन है, इख्तियार समात है कि वो करे। अब वो जजमेंट जब पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान में जब एक दावा दायर किया जाएगा तो कोर्ट क्या क्या देखेगी सेक्शन 13 के मुताबिक, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। सबसे पहले वो जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन उठाएगी कि क्या उस अदालत को जुरिस्डिक्शन थी। दूसरा क्वेश्चन ये देखेगी कि क्या ये जजमेंट मेरिट्स पे है या नहीं। अगर ये जजमेंट मेरिट्स पे नहीं है तो फिर भी उसको नहीं मानेगी, उसको डस्टबिन में फेंक देगी। तीसरी चीज कि अदालत को यह भी इख्तियार होगा कि अगर उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस को डिस्कस किया गया है लेकिन उन फैक्ट्स ऑफ द केस को डिस्कस करने के बाद एक रॉन्ग व्यू लिया गया है जो कानून की दुनिया में नहीं माना जा सकता, या इवन एक कॉमन प्रूडेंस का आदमी, एक आम अक्लो फहम रखने वाला बंदा भी उन फैक्ट्स की मौजूदगी में वो जजमेंट पास नहीं कर सकता, तो फिर वो भी डस्टबिन का हिस्सा होगी। फिर वो चौथे स्टेप पे अदालत ये देखेगी कि क्या ये जजमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट तो नहीं है।
अगर है तो फिर भी डस्टबिन में, अगर नहीं है तो फिर उसको टेकअप करेगी। फिर वो ये देखेगी कि क्या ये जजमेंट फ्रॉड के जरिए तो नहीं ऑब्टेन की गई। अगर की गई है तो फिर उसको डस्टबिन में फेंक देगी, अगर नहीं की गई तो उसको प्रोसीड करेगी। और आखिर में वो देखेगी कि जो क्लेमेंट है, जिसने वो जजमेंट अपने हक में हासिल की, आया उसने किसी पाकिस्तानी कानून को तोड़ा तो नहीं। उसी प्रोपोजिशन के हवाले से अगर तोड़ा है तो फिर भी डस्टबिन में। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप ये काम करेंगे तो आपको रिलीफ भी मिलेगा। अब यहां पे पाकिस्तान पे अगर कोई चेक इशू करता है टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन और इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट एन ऑब्लिगेशन, अब उनको ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में चेक का कानून भी है, आप वहां पे जाके इसके खिलाफ पर्चा करवा दें। मैंने कहा भाई, चेक इशू हुआ है सऊदीया में, चेक डिसऑनर हुआ है सऊदीया में, आपने लोन दिया है सऊदीया में, तो पाकिस्तान में 489F पीपीसी की जुरिस्डिक्शन कैसे आप इन्वोक कर सकते हैं? आप नहीं इन्वोक कर सकते, आपको किसी ने गलत गाइड किया है। आपका जो भी मामला है वो अल्टीमेटली सेटल डाउन सऊदीया में ही होना है, सऊदीया ने ही उसको सेटल डाउन करना है। जो वो सेटल डाउन करेगी उसको फिर आप पाकिस्तान लेके आएंगे, तो फिर पाकिस्तान में उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी बाय वे ऑफ फाइलिंग सूट इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द फॉरेन जजमेंट। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन कंट्री और इधर। अब ये मसला भी सीपीसी में क्लियर कर दिया गया है कि एक बंदा मरा है, फौत हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी लाहौर में भी है, उसकी प्रॉपर्टी पिंडी में भी है, उसकी प्रॉपर्टी व्याड़ी में भी है, उसकी प्रॉपर्टी गुजरांवाला में भी है। अब उसको डेक्लेरेशन चाहिए इन प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवाने के लिए। अब कानून ने बड़ी आसानी पैदा कर दी। कानून ने कहा कि आपने किसी एक शहर में, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, व्याड़ी, चारों शहरों में आपकी प्रॉपर्टीज़ है, किसी एक शहर में आप ये सूट फाइल कर दें इन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करके। वो जो डिग्री होगी, अगर लाहौर से ली है तो गुजरांवाला, व्याड़ी, पिंडी में इम्प्लीमेंट होगी, अगर गुजरांवाला से ली है तो लाहौर, व्याड़ी और पिंडी में इम्प्लीमेंट होगी। उसमें कोई कदर नहीं है। बार बार सूट फाइल करने की आपको कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कानूनी वारिस होना है, मरने वाले की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। मेरे वकला भाई हैं, मेरी ही बरादरी के हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ब्लैकमेलर भी होते हैं, खुदा तरस भी होते हैं, सारे ही हैं। और ये पूरी सोसाइटी का हाल है। ये सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी का हाल नहीं है कि मेरे इस प्रोफेशन में ऐसा है, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं ये आगाही मुहिम इसलिए चला रहा हूं कि कम से कम आपको अपनी बेसिक्स का पता लग जाए। अब आप लाहौर में रहते हैं, प्रॉपर्टी है गुजरांवाला की, मुद्दाला रहता है जिसके खिलाफ आपने केस फाइल करना है वो गुजरांवाला में। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक चीज़ कि अगर आप लाहौर में जाते हैं किसी वकील के पास कि मेरा ये डिस्प्यूट है, तो आपको कम से कम ये पता हो कि लाहौर की जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी भी गुजरांवाला में है, मुद्दाला भी गुजरांवाला में है, सिर्फ आप लाहौर में है, तो लाहौर की अदालत को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आपका पैसा भी ज़ाया होगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी परेशानी है लिटिगेंट्स के लिए, क्योंकि वो कहते हैं हम तो लेमैन हैं, हम तो नाबल्द हैं, हमें तो कानून का नहीं पता। वो कानून की असिस्टेंस लेने के लिए वकील के पास जाते हैं।
वकील साहब किसी भी नौइयत के मिल सकते हैं। अच्छे होंगे तो वो आपको कह देंगे कि भाई इधर नहीं होना, आप उस शहर में जाएं, उस शहर में जाके करें, वहां पे दायर होना, यहां पे नहीं होना। लेकिन अगर आपको खुद पता होगा तो आप लाहौर के किसी वकील के पास जाएंगे ही नहीं, आप सीधे जाएंगे गुजरांवाला, वहां पे वकील अंगेज करेंगे। वकील अंगेज करने के बाद आप अपना दावा दायर करेंगे और उसको फ़ाइट करेंगे। फ़ाइट करने के बाद आप राइट पे होंगे, आपके हक में हो जाएगा। आप राइट पे नहीं होंगे, आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इख्तियार समाअत जो अदालतों को हासिल होता है उसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील दे दी है।